आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर तो मेनली वही चीज़ पढ़ेंगे जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है। बस उसके क्वेश्चंस वगैरह हमारे में थोड़ा डिफरेंट रहेंगे और साइंस अलग होंगे। तो हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं बताते जाऊँगा, तुम लोग एक बार देखते जाना। और अगर उसमें कोई भी डाउट लगे कि हाँ चीज़ ये चीज़ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या डील करेंगे, इसमें हम लोग जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई हमारे पास गैस है या फिर चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर कोई ना कोई गैस होगा। हम लोग ज़्यादातर गैस के साथ ही डील करेंगे और इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर को T1 से लेकर के T2 तक लेकर के गया, तो इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ाया तो उसके गैस में कुछ हलचल हुई, है ना। इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा होगा, या फिर यहाँ अगर पिस्टन लगा होगा तो पिस्टन अप या डाउन मूवमेंट किया होगा। बहुत सारी चीज़ हो सकता है, एक्सपांसन कंप्रेशन हो सकता है। इसको एक्सपांड कराने के लिए मुझे हीट देने की ज़रूरत पड़ी होगी या फिर हीट निकालने की ज़रूरत पड़ी होगी। सॉरी। तो मैं किस किस तरीके से इसके टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूँ, वो सारे प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो एक एक करके हम लोग पहले चीज़ों को देखते हैं, सिस्टम को डिफाइन करेंगे और फिर डिफाइन करने के बाद फिर आगे चलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द एनर्जीज एक्सचेंज। मतलब कि कोई भी जो एनर्जी है वो या तो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। एनर्जी तो एनर्जी होता है, तो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्जन हो रहा है, वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आगे जा कर के देखेंगे कि हीट इंजन वगैरह आते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे तो बाइक वगैरह चलते हैं आराम से, स्टीम इंजन वगैरह था, तो उसके लिए हमें हीट इंजन की ज़रूरत पड़ती थी। और इनफैक्ट उसके लिए इफ़िशियंसी की ज़रूरत पड़ती थी। इफ़िशियंसी इसलिए कि हमें कम ईंधन में, कम फ्यूल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये इफ़िशियंसी को बताता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द एक्सचेंज of heat energy between bodies and conserve and conversion of the energy into mechanical energy, into मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग हीट एनर्जी ले रहे हैं, या फिर हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकता है। तो हमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि सिस्टम होता क्या चीज़ है। बताओ सिस्टम क्या होता है, तुम लोगों ने तो पढ़ा ही है। टोटल 3 तरह के सिस्टम जिससे होते हैं। रिलेटेड एनर्जी एक्सचेंजेस हम फोकस करते हैं, लाइक हमारा मेन 3 तरह के कौन कौन से बॉडी या सिस्टम होते हैं। पार्टिकल। एक होता है ओपन, ओपन। क्लोज, आइसोलेटेड। हाँ,
ओपन सिस्टम होता है। और सिस्टम सबसे पहले हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने स्टडी को फोकस कर पाएँ और हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए कि इसके अंदर की चीज़ें हमारे काम की है और इसी से रिलेटेड चीज़ें हमें स्टडी करना है, इसी के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसे हमें स्टडी करना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स देखे और मैंने क्या कर लिया, एक सिस्टम लगा दिया। अब सिस्टम का मतलब होता है एक बाउंड्री। ये तुमने एक बाउंड्री डाला और इस बाउंड्री के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सिस्टम का पार्ट है, पार्ट ऑफ द सिस्टम। और इसके बाहर का जो भी पार्टिकल है वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अंदर के पार्टिकल से मतलब है कि इस अंदर के पार्टिकल का प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं, इनसे हमें मतलब है। तो सिस्टम को बनाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, मुझे एक बाउंड्री देना पड़ता है। ये बाउंड्री जो है बहुत तरह तरह के हो सकते हैं, तो इसी बाउंड्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बाउंड्री कैसा कैसा हो सकता है। तो फर्स्ट इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है और साथ ही साथ पार्टिकल का भी एक्सचेंज हो सकता है। मान लो कि ये एक इमेजिनरी बाउंड्री हमने एज्यूम किया है, बस दिमाग में बैठा लिया, वहाँ पे कोई एक्चुअल में बाउंड्री नहीं है, बस दिमाग में हमने बिठाया है। तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज तो मीडियम में हो ही रहा है और साथ ही साथ पार्टिकल का एक्सचेंज भी आसानी से हो सकता है। तो पहला था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें अलाउड है, एनर्जी का भी एक्सचेंज और पार्टिकल का भी एक्सचेंज अलाउड है। सेकेंड सिस्टम में आते हैं और सेकेंड सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम में क्या चीज़ होगा, मैं एक फिजिकल बाउंड्री बनाऊंगा। पहले इमेजिनरी था, अब कैसा है, फिजिकल, सही में एक वॉल है या फिर सही में कोई बॉक्स वहाँ पे रखा हुआ है, जिसके कारण से अब पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। पार्टिकल का एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी भी एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये जो बाउंड्री है आयरन का होगा तो ये हीट हो सकता है, तो अंदर के पार्टिकल को भी हीट अप करेगा। अगर इसके टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके इधर के भी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर और गैस का टेम्परेचर दोनों अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है इसका मतलब एनर्जी अंदर जा रहा है या फिर एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो इसमें ये चीज़, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। थर्ड वाला देखते हैं, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा कि अब जो भी चीज़ हो रहा था वो कुछ नहीं हो पाएगा, ना तो पार्टिकल का एक्सचेंज पॉसिबल होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज। अगर तुमने एक चैम्बर ले लिया है या फिर कोई सा भी रिजिड बाउंड्री ले लिया है, तो इससे अब ना तो पार्टिकल का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। सो बोथ आर नॉट पॉसिबल, ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। और ऐसे सिस्टम को हम लोग आइडियाबैटिक भी हम बोलते हैं, ये वॉल को आइडियाबैटिक वॉल भी बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो एडियाबैटिक वॉल का मतलब हीट जो है वो एक्सचेंज कितना हो गया, ज़ीरो, डेल्टा क्यू ज़ीरो। तो एडियाबैटिक वॉल इस तरीके से हो गया। और आइसोलेटेड का मतलब ये है
कि मैं इस चैम्बर को पूरी दुनिया से दूर रखा हूँ, एक स्पेस में रखा हूँ, और स्पेस में हीट का एक्सचेंज हो नहीं सकता है, बराबर, क्योंकि सराउंडिंग्स ही नहीं है। ईएम वेव्स के बारे में तो नहीं बात कर रहे हम लोग। तो इसीलिए आइसोलेटेड बोला जाता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आसपास में कुछ भी नहीं, बस इतना सा दिमाग में रखो। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बताओ? अगर फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में और सेकंड और थर्ड भी है, तो फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, और जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया उस पे सारे रिलेशंस वगैरह लगा दिए, फिट कर गए। बाद में याद आया कि यार मैंने तो टेम्परेचर को डिफाइन ही नहीं करा, टेम्परेचर के बारे में कोई लॉ ही नहीं दिया, उसको बिना दिए मैं आगे लॉ दे दिया। तो फिर इसीलिए अब क्या है कि तुमने फर्स्ट बोल दिया है, आ गए हैं मार्केट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अब क्या करें? तो इसीलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेकर के आना पड़ा, उसका नाम इसीलिए जीरोथ पड़ा है, नहीं तो हमेशा हर एक लॉ फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और बिल्कुल ही मतलब कि फर्जी लॉ है, किसी काम का नहीं है। इसने क्या बोला कि अगर ए जो है बी के साथ सेम टेम्परेचर पे है, समझना बात कि टेम्परेचर ए का और बी का सेम है, मैंने बोला ठीक है, और अगर बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है, तो फिर इसने बताया कंक्लूड करके कि अच्छा, अगर ऐसा है तो टेम्परेचर ए का और टेम्परेचर सी का भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा खतरनाक लॉ। तो इसको अच्छे तरीके से हमें लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि इफ, हाँ, हर एक चीज को अच्छे तरीके से लिखने के लिए सेंटेंस में अलग अलग नाम होते हैं उसके। तो ऐसा बोला जाएगा, इफ टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम लिखना, ठीक है, तभी सेंटेंस सही होगा। एंड सिस्टम B and C are in thermal equilibrium at the same instant, then both the systems, कौन कौन सा, A and C are in are also in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही ज्ञान की बातें हैं इसमें, अच्छे तरीके से समझ के रखो, बस इतना सही है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेट्स से ए और बी है, कैसा है बी जो इक्विलिब्रियम में, सो लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड सी। तो बोला गया अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए और सी होगा ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है।
स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है पता है? कोई भी ऐसा फंक्शन जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता हो, है ना, ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, बाकी और किसी भी चीज़ों पे डिपेंड कर नहीं करता हो। ऐसा नहीं कि वो पाथ पे डिपेंड करने लगे कि किस तरीके से तुम उसको लेकर के जा रहे हो। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करना चाहिए। डज नॉट या फिर मस्ट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। किस पाथ से ले जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ऐसे कोई सा भी फंक्शन जो कि इन सभी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वैसे फंक्शन को हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये दोनों सेम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर के इंटरनल एनर्जी बनता है, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी होता है जीरो। हम लोग एक आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं जिसमें इंट्रैक्शन किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो। और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और ये कितना निकल के आता है? U इज इक्वल्स टू F/2 nRT। सो दिस इज एब्सोल्यूट एनर्जी, और जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग चेंज निकालते हैं डेल्टा यू, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो क्या निकल के आता है? F/2 nR डेल्टा टी, विच इज टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल। अब यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है। वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनिशियल से फाइनल तुमने किस पाथ से इसको लेके गया, ऐसे करके लेके गए या फिर ऐसे करके लेके गए, डजेंट मैटर। ठीक है क्या? Yes, sir. ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, Yes. वर्क देखते हैं। वर्क डन बाय द गैस। तो सबसे पहले एक सिस्टम हम लोग ले लेते हैं। ये एक सिलेंडर है और ये एक पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है। लेट्स से दिस इज अ पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर गैस है। और इस गैस के पास कुछ प्रेशर है जो कि बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, और ये प्रेशर एक्सर्ट करके फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू द गैस। और इसके फोर्स लगाने के कारण से ये आगे की डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, कितना मूव किया? कितना भी डिस्टेंस मूव कर सकता है, हम लोग समझेंगे अभी बात को। लेट से dx डिस्टेंस ही मूव किया है। ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस लेंगे तो प्रेशर जो गैस का है वो फॉल हो सकता है, और उसमें हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है फिर, तो मैंने इसको कांस्टेंट मानने के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कराया dx, और ये प्रेशर क्या कर रहा होगा? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कंटिन्यूसली। और फोर्स जो होगा वो गैस के कारण से वो कितना होता है? प्रेशर इनटू एरिया। So this will be the force. Let's say the area of the cylinder is A. Okay. अब क्या करेंगे? हमें वर्क निकालना है कि इस पिस्टन को मूव कराने में गैस ने कितना वर्क किया। मेरी बात समझ में आई क्या? सेंटेंस में मैं खुद से लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस। क्योंकि इस पिस्टन को किसने मूव कराया है?
ये फोर्स नहीं, ये फोर्स कौन है, गैस से द्वारा लगने वाला फोर्स, इस पे आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, इंटीग्रेशन force into dis एफ डॉट डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिजिक्स हम लोग हमेशा लगाएंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट हमारा इसमें हो जाएगा 1 cos थीटा। तो फोर्स का वैल्यू जो है वो मैं पुट कर लेता हूँ, डेट इज पी जी इंटू ए, और डी एक्स जो है वो डी एक्स एज इट इज हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी जी और ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। बताओ ए इंटू डी एक्स क्या चीज़ है, अगर तुमने इसको थोड़ा सा आगे d मूव ऑन volume किया है तो छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम जो कि बड़ा है, या तो बड़ा होगा या तो घटा होगा, तो छोटा सा वॉल्यूम जो बड़ा है उसी को हम लोग डीवी बोलेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, ये तुम्हें निकाल करके देगा वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अब इसी जगह से तुम्हें एक सिंपल सा चीज मैं बताता हूँ, साइन कन्वेंशन, वर्क का क्या होगा, कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, है ना, काफी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों को। तो पॉजिटिव कब लेंगे निगेटिव कब लेंगे, एक सिंपल सा तरीका चीज याद रखना, अगर ये फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये वर्क जो है वर्क डन बाय गैस है, बोथ आर वर्क डन बाय द गैस, डन बाय द गैस। बिल्कुल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स सही है, समझ में आया क्या, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक छोटे से वे में समझेंगे कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस then the work done by the gas will be always positive, and if volume decreases then the work done by the gas will be always negative। ये क्या लिखा गया, वर्क डन बाय द गैस, हमेशा याद रखना, उलझा उलझा करके लिखेगा, वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट ऑन द गैस, ऐसे वैसे करके लिखेगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, अपना फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, ये वर्क डन बाय द गैस इज इंटीग्रेशन पी डी, ये होता है, और इसे हमें याद करके रखना है। और भी चीज़ है इसी में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे मैंने वर्क का फॉर्मूला देख लिया, इंटीग्रेशन पी डी वी, तो इसमें जो प्रेशर है और ये जो डी वी है ये वॉल्यूम है, इसमें हम लोग पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन लगा करके चाहे तो इसमें सब्सिट्यूट कर सकते हैं, और जो प्रोसेस गिवन होगा उस प्रोसेस के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे, ये रहा प्रेशर और ये रहा वॉल्यूम, लेट से इस टाइप का ग्राफ बनाया हमने, तो अगर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या देता है, एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व। क्या पी जो है वो वाई एक्सिस पे है और वी जो है एक्स एक्सिस पे है, हाँ, तो इसका जो एरिया होगा ये मुझे क्या देगा, वर्क देगा। तो नोट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एरिया अंडर द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व will give us the work done by the gas by
द गैस। अब फिर से वही बात कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एरिया से पहचानो तुम। बोलो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। क्यों? हाँ वॉल्यूम बढ़ा है ना। इनिशियली वॉल्यूम क्या था, कम, और फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया, ज़्यादा। तो वॉल्यूम बढ़ गया सिस्टम का, तो इसलिए वर्क कैसा होगा, गैस के कारण से पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया। अब एक इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी मैंने बता ही दिया था तुम लोग को, दैट इज F/2 nr टी होता है, ऊपर भी हम लोगों ने लिखा है। और एक हीट हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो हीट के लिए आता है डेल्टा क्यू, और उसके लिए हमें देखना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये जो है वो एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में बताया कि जो एनर्जीज हैं वो किस तरीके से एक्सचेंज कर रहा है, और एक्सचेंज करेगा तो दूसरे फॉर्मेट में जो एनर्जी आएगा उसमें कितना आएगा। तो काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमें इसमें लगाना है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में पिस्टन लगा हुआ है, इनिशियल इसका कुछ टेम्परेचर था, और इसके अंदर गैसेस पार्टिकल्स थे। मैंने क्या किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया, इसमें मैंने हीट डाला। अगर हीट दिया तो ये क्या करेगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और हो सकता है कि ये पिस्टन भी ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या किया, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा। इंटरनल एनर्जी विल चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, तो डिपेंड करता है कि क्या किया है तुमने इसके साथ। और इसका जो है पिस्टन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वर्क डन बाय द गैस भी होगा, वर्क डन भी होगा। तो देखो इधर तीन तरह के एनर्जीज तुम्हें दिख रहा है, एक हीट दिख रहा है, एक इंटरनल एनर्जी दिख रहा है, और एक वर्क दिख रहा है। तो इन तीनों में एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होगा, आपस में इंटर कन्वर्जन होगा। और हमें पता है कि एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। और तुम्हें देख करके अच्छे से पता चल रहा हो कि जितना तुमने हीट दिया है वो हीट कहाँ पे गया है, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और साथ ही साथ कुछ वर्क करने में। क्लियर है क्या? तो इसीलिए अगर तुमने छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट दिया, दैट इज DQ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया, तो वो क्या करेगा, छोटा सा अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और छोटा सा वर्क करेगा। ऐसा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। सो क्या लिखा जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। देखो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा, डेल्टा लिखने का रीजन होता है ना। कि वो चेंज हो रहा है, जैसे इसमें चेंज होता है, वर्क में क्या चेंज हो मिलेगा तुम्हें, वर्क तो वर्क होता है, टाइम T1 से लेकर के T2 तक जितना वर्क किया वो वर्क मिल जाता है।
डेल्टा यू में T1 पे टेम्परेचर T1 था, T2 पे टेम्परेचर T2 था, तो ये डिफरेंस हुआ ना, उसके कारण से यहाँ पे डेल्टा आता है। तो यहाँ पे क्यों आया? ये डी का मतलब होता है छोटा सा अमाउंट, अगर कोई चीज़ तुमने दिया, क्योंकि तुमने हीट जो है वो छोटा सा दिया है, तो एनर्जी भी जो इंक्रीज होगा या फिर वर्क जो होगा वो भी छोटा सा ही होगा, इसीलिए डी डालना वहाँ पे हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, it is based on conservation of energy, और क्या बोलेगा कि if any system absorbs dq amount of heat, dq amount of heat, then internal its internal energy will change by du amount, and work and some work will be done by the gas. Work will be done by the gas. ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा हम लोग को याद रखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू होता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर अब इसमें साइन कन्वेंशन देख लेंगे, डेल्टा क्यू का, डेल्टा यू का, डब्ल्यू का, और तीनों का साइन देख लेंगे, कब पॉजिटिव लेते हैं और कब हम लोग नेगेटिव लेते हैं। डन सर। हाँ, तो डब्ल्यू का साइन देखते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। कैसे डब्ल्यू का साइन डिसाइड करते हैं हम लोग? इफ वॉल्यूम of the gas increases implies work will be taken as positive, और वही अगर if volume of the gas decreases तो work will be taken as negative। साइन देखते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी का। बोलो, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव बोलेंगे? डेल्टा यू क्या होता है? एफ बढ़ेगा तो बाई टू। पॉजिटिव। नहीं नहीं, एक सिंपल सा तरीका याद रखना, ऑफ कोर्स टेम्परेचर को देखेंगे हम लोग, ठीक है? अगर टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, देन डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, क्योंकि ये तो स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें हर एक चीज़ दिखता है, डेल्टा टी है विच इज टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल, डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या टेम्परेचर को मुझे केल्विन में रखना चाहिए या डिग्री सेल्सियस में? कैसे भी। यहाँ पे ऑलवेज जो है हम लोग केल्विन में रखेंगे। कोई सा भी थर्मोडायनेमिक्स का कोई सा भी जगह हो जहाँ पे टेम्परेचर पुट करना है तो केल्विन में पुट करना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, तो तुम डिग्री सेल्सियस में भी पुट करोगे तो सही आंसर देगा। क्यों, ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर x है और फाइनल टेम्परेचर y है तो डिग्री सेल्सियस में ये दोनों, तो x माइनस वाई ऐसा आएगा। अब इसको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो x प्लस 273, फिर y प्लस 273, 273 तो कट जाएगा, तो x माइनस अल्टीमेटली y बचेगा। तो इसीलिए डेल्टा टी जो है वो डिग्री सेल्सियस में भी पुट करते हैं तो भी हमारा सही आंसर देगा, सिर्फ डेल्टा टी के लिए। ये यू का काम हो गया। अब हीट का देखते हैं। साइन ऑफ डेल्टा क्यू बताओ। तो डेल्टा क्यू के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। हम्म, देखो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, उसके लिए तुम्हें इन दोनों को देखना होगा, डेल्टा यू एंड डब्ल्यू को। क्या इन दोनों का समेशन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, या फिर तुम्हें ये चीज़ पता हो कि सिस्टम अगर मेरे पास है तो सिस्टम को तुमने हीट दिया या निकाला। अगर तुमने सिस्टम को हीट दिया है तो सो दिस हीट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट निकाला है तो दिस डेल्टा क्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है क्या। हीट गिवन टू द सिस्टम, इसमें डेल्टा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और हीट इजेक्टेड या फिर हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा नेगेटिव। बराबर है क्या। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना कि डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। जब भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, जैसे किसी भी कुकर को गैस पे चढ़ा दिया और बर्नर ऑन कर दिया, तो हीट मिल रहा है सिस्टम को, तो उस हीट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा क्यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग बाद में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे हैं, इनफैक्ट क्वेश्चन प्रोसेसेस में साथ में सारे कराऊंगा, तो उसमें हमारे काम आ जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पे कराऊंगा। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह याद है। हाँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, है ना। इसमें एस को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें डेल्टा क्यू में रीड करो हर एक चीज़ों को, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, जिसमें कि
m क्या है, मास, s क्या है, उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा की, t क्या है, टेम्परेचर। मतलब कि मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर में तुमने रखा कोई सब्सटेंस और तुमने इसमें हीट देना स्टार्ट किया, और अगर हीट देना स्टार्ट किया तो कितना तुमने हीट दिया इज डेल्टा क्यू, और ये जो चीज़ है, सब्सटेंस है, इसका मास कितना है वो m, और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा टी, आई से लेकर के टी फाइनल तक। अब बस मुझे इस छोटे से कंटेनर का जो भी हीट है उसको जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये आता है। तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस से, लेट से 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक पानी के टेम्परेचर को पहुंचाना है, ये 1 लीटर का पानी था या फिर 1 kg का पानी था, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो मुझे कितना हीट देना चाहिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से हम लोग निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ज़्यादातर हम लोग एम में, मतलब कि मास जो केजी में होता है तब हम लोग लगाते हैं, लेकिन जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सारे काम जो होते हैं वो गैस से रिलेटेड होता है, और हम लोग गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादातर डिफाइन करते हैं, सारा काम हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में करते हैं। तो इस फॉर्मूले को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है ना, क्या करना पड़ेगा, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एस है। तो मैंने क्या किया, मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू एस, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो इस कैपिटल एम इंटू एस को सी बोल दिया गया, एन सी डेल्टा टी। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, जिसमें कि एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और किसी भी सब्सटेंस का मुझे एस पहले से पता ही था, तो सी उसका निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। और इस वाले फॉर्मूले पे जेई में क्वेश्चन आ चुका है, और उन्होंने थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2 बार हुआ है ऐसा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से। ठीक है क्या, हाँ सर। हम्म। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो भी डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग देखते हैं। सारी चीज़ तो हम लोगों ने लगभग देख लिया। थर्मो प्रोसेसेस, तो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डेट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रह के जो प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस,
तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग देते जाता हूँ और हर एक चीज़ को लिखते जाता हूँ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसमें हम लोग पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकते हैं, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट P1 by T1 is equals to P2 by T2, आया ना, given that number of moles is constant। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिसमें कि P by T क्या होता है, कांस्टेंट। P by T is equals to कांस्टेंट, ऐसे भी लिखा जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा तीसरा ग्राफ देखते हैं, P वर्सेस V का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। बताओ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैराबोला, हाइपरबोला, कैसा हो सकता parallel to y axis. है, पैरेलल टू y एक्सिस। Straight line parallel to y axis. ओके, तो जैसे कि मैंने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर मैं इसका कांस्टेंट कर लूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस। और इसका एरो का डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये इस बात को डिनोट करता है कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है। लेट से मैंने एरो का डायरेक्शन ऊपर डाला, इसका मतलब ये है कि इनिशियली जो है इसका प्रेशर कितना था, P1 था, और अब उसका प्रेशर बढ़ते जा रहा है और फाइनली प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया। तो इस एरो का डायरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से डालना है। चलो अब इसी ग्राफ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ना रख करके, हम लोग इसको करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में। बताओ कैसा होगा। पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन। Straight line passing through origin. हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, वन स्लोप नहीं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ सर, ओरिजिन से। ऑरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। होगा होगा। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है फॉर्मूला, बिल्कुल पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। और क्योंकि y एक्सिस पे प्रेशर है तो मैं इसको y लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा सारी चीज़ कांस्टेंट के, और टेम्परेचर जो है वो x एक्सिस पे। तो कैसा फार्मूला बना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला फार्मूला बना, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और डैश डैश लाइन इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर एग्जिस्ट करता है नहीं। तो डैश डैश लाइन करके देखते हैं। अच्छा, एरो के बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना था। एरो किधर होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा या नीचे के डायरेक्शन में होगा। बोलो किधर देना चाहिए डायरेक्शन। इसी ग्राफ को कन्वर्ट किया है इसमें। देखो इधर देख के ही पता चल रहा है ना कि प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इधर भी तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो एरो का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, ऐसा। तो यहाँ से ग्राफ से तुम्हें ये भी पता चल गया कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। लास्ट वाला अगर ग्राफ दे दिया गया तुम्हारे पास टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का,
कैसा ग्राफ होगा? Straight line parallel to y-axis. हाँ सर। बिल्कुल सही। अब बताओ एरो किधर होगा, ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में? क्या लग रहा है? इधर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एरो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1, और फाइनल टेम्परेचर हो गया Tm। ठीक है, लेट से गिवन है तुम्हें एक कर्व पीवी का, पीवी नहीं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, लेट से पीटी कर दिया, और दो ग्राफ है इसमें, एक ऐसा और एक ऐसा। इसके लिए जो वॉल्यूम V1 है और इसके लिए वॉल्यूम V2 है। तुम्हें बताना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, V1 का है या V2 का ज़्यादा है? V1। हाँ, V1 का था। V1 इज ग्रेटर देन V2। और किसी का कुछ? सर वापस से रिपीट करो ना। तुम्हें बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, V1 या V2। किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? V2। V2। हाँ सर V2। देखो इधर PV इज इक्वल्स टू nRT है, और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं इसको इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू mx। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो स्लोप है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v आ रहा है। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम है ना, m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, 1 का ज़्यादा है स्लोप, तो वॉल्यूम 1 का क्या होगा, कम होगा, और 2 का ज़्यादा होगा। या फिर तुम दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, पीवी का मल्टीप्लिकेशन है ना, टेम्परेचर को तुमने कांस्टेंट कर दिया या फिर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन से प्रेशर 1 प्रेशर 2 से पता चल जाएगा कि V2 ज़्यादा होना चाहिए, तभी टेम्परेचर सेम हो पाएगा। पीवी इज इक्वल्स टू nRT सेटिस्फाई करना है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके से सोचते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्क पे। कौन सा था ये, बताओ वर्क क्या होगा गैस के कारण से आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए? 0। जीरो होगा, है ना। हमें पता है कि वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV, और क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ इज डेल्टा यू। डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू के बराबर होगा। अभी तो डेल्टा क्यू पे पहुंचे ही नहीं है। डेल्टा यू हम लोग निकालेंगे F/2 NR डेल्टा टी से। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे।
डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अब क्योंकि हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सर एन आर डेल्टा टी को डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। अभी देखो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। अब डेल्टा क्यू देखते हैं हम लोग। हीट है ना, तो हीट कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। और क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू तो हमारा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी होता है। तो आइसोपोरिक प्रोसेस के लिए, सिर्फ आइसोपोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला है हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, ये चीज़ है। अब इधर देखो एन आर डेल्टा टी है, क्या मैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लिख सकता हूँ? इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन आर टी इनिशियल, और पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल्स टू एन आर टी फाइनल लिख सकता हूँ। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो नहीं सकता है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एन आर टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल आएगा। तो ये क्या चीज़ है? डेल्टा पी इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, जो कि ज़्यादा यूज़ आता नहीं है। तो एन आर डेल्टा टी के जगह पे हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा पी इंटू वी। ये एक डेल्टा यू का भी फॉर्मूला बन सकता है, बड़ा चीज़ नहीं है। इसको हम लोग याद रख सकते हैं। सेम वे में यहाँ पे भी आ जाएगा एफ बाई टू डेल्टा पी इंटू वी, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। डेल्टा क्यू हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पे, मोलर हीट कैपेसिटी। सी हम लोग किसी भी सिस्टम का कैसे निकालते हैं? सिस्टम बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोसेस का। सी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी होता है। सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये सी जो है सी वी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो सी वी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो सी वी कितना निकल के आया? सी वी इज इक्वल्स टू एफ बाई टू आर, और इसे याद रखना है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी और आइसोकोरिक प्रोसेस, या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा सी वी एफ बाई टू आर आएगा। तो बहुत जगह पे एफ बाई टू आर को ही हटा देते हैं,
वो क्या बोलते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू F/2R क्या है, CV है, तो NCV डेल्टा टी फॉर्मूला हो गया। ठीक है क्या, बहुत लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला भी आ जाएगा ऐसा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट। और सेकंड इसमें क्या होगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हम लोग लगा सकते हैं, और पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकते हैं जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं इसका। बताओ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व कैसा होगा। Straight line parallel to x-axis. स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, Parallel to x. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एरो का डायरेक्शन मैं इधर दे देता हूँ। नेक्स्ट जो ग्राफ है लेट्स से वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का है। बताओ कैसा ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा अभी, Straight line parallel to x-axis. अभी भी ऐसा ही ग्राफ होगा। एरो का डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट के डायरेक्शन में या राइट के डायरेक्शन में। राइट। सोच लिया। देखो जैसे ही हम लोगों ने बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हम लोग लगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, V1 वॉल्यूम था और इस जगह पे है V2 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, ये चेंज हो नहीं सकता है। और अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूँगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए जो एरो का डायरेक्शन होगा वो इधर होना चाहिए, राइट में, ताकि टेम्परेचर भी इंक्रीज करे। अब बताओ टीवी कर्व कैसा होगा। Straight line passing through origin. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और इसमें हम लोग फिर से वही काम कर सकते हैं, वाई पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, इसको हम लोग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा
जो वॉल्यूम है वो x बनेगा, एन आर बाय पी इंटू टी। टी क्या है हमारा, y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मैक्स प्लस सी वाला क्वेश्चन। और एरो का डायरेक्शन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर। ऊपर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है T1 से V2 और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। T1 से T2। तो अब मुझे बताओ, लेट से दो कर्व हो, लेट से T वर्सेस V का कर्व है और दो प्रेशर है। तो P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा, ये बताओ। P2. P2. P2 बड़ा है। तो जैसा कि हम लोगों ने इस जगह पे स्लोप निकाला हुआ है, y इज इक्वल्स टू p डिवाइड बाय एन आर इंटू एक्स। तो ये बन जाएगा स्लोप m, जिसका m ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, सॉरी जिसका m ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा। स्लोप ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर 1। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट वर्क डन निकालते हैं। बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें। P delta V. इंटीग्रेशन पी डी वी लिखते हैं, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करेंगे, वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल आएगा। सो दिस विल बी पी डेल्टा वी। सो वर्क जो हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया, पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी को हम लोग एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। एन आर डेल्टा टी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू तो हम लोग हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी होता है। डेल्टा का यू का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है हमारा, ये हमेशा यही रहेगा ऐसा। और यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रहा है इसको जरूर हम लोग एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी की जगह पे पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, ये हो सकता है। अब हीट पे आते हैं। बोलो डेल्टा क्यू कितना होगा। F by 2 plus 1 times P delta V. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, डब्ल्यू का फॉर्मूला एन आर डेल्टा टी, ये आ गया एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ये है, इसे हम लोग को याद रखना है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी, बोलो सी कैसे निकालेंगे।
सी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। वैल्यू को पुट कर लो, डेल्टा टी अपॉन एन डेल्टा टी कैंसिल आउट। और क्योंकि ये जो सी है हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, सी पी इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। तो जैसे ही हम लोग इसको सी पी लिखते हैं तो ये डेल्टा क्यू का फॉर्मूला एक फिर से हमारे पास नया निकल के आ जाता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा यू का फॉर्मूला हमारा चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू अभी भी इतना ही रहेगा। इसको तुम चाहो तो वापस से एफ बाई टू इंटू आर क्या होता है, सी वी होता है। तो एन सी वी डेल्टा टी अभी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन सी वी का वैल्यू पुट करना है हमें यहाँ पे ऐसा। ठीक है क्या? नेक्स्ट यस। इज कौन सा प्रोसेस अब करें, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ओके। तो अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पहला चीज़ जो आता है, फर्स्ट थिंग वो क्या आता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो गया है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें निकल करके आएगा। सेकंड चीज़ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी बोल सकते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है। और ये फार्मूला तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फार्मूला। अब इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। और जब हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का सबसे पहले आता है। बताओ इसका कैसा ग्राफ होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। प्रेशर जो है एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है। कोनिक सेक्शन तुम लोग का हो चुका है ना? चल रहा है सर। रेक्टेंगल हाइपरबोला हुआ है क्या? नहीं सर। तो ये हाइपरबोला का कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। उसमें हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा कर्व आता है इस टाइप का। लेट से मैंने एक एरो डाल दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है फिर। और अब मैं इस कर्व को कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम से प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व में। कैसा कर्व होगा? बोलो। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एरो का डायरेक्शन बताओ, किधर होगा इसमें एरो, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में? नीचे। नीचे। नीचे की डायरेक्शन में। तो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे होगा। वो हम लोगों ने किस तरीके से डिसाइड किया कि जैसे जैसे देखो मूव कर रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इनिशियल प्रेशर और ये है फाइनल प्रेशर।
फाइनल प्रेशर कम है। नेक्स्ट इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कैसा होगा, तो ये भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा। बताओ एरो का डायरेक्शन लेफ्ट या राइट? राइट। राइट के डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तुम्हें दिख रहा होगा कि बढ़ते जा रहा है ना? तो ये हो जाएगा V इनिशियल और ये हो जाएगा V फाइनल, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक तो निकल करके आया कर्व, जिसमें कि लेट से हमारे पास दो कर्व गिवन है, एक ये कर्व गिवन है और एक ये कर्व गिवन है, और इसमें टेम्परेचर T1 है और इसमें T2 टेम्परेचर। बताओ कौन सा ज़्यादा होगा? T1. इसमें टेम्परेचर जो होगा हमें देखना है, तो क्या करेंगे, मैंने एक कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया। अब क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तुमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा क्या उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो 1 वाले का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। और क्या ये दोनों कर्व कभी आपस में मीट करेंगे कहीं पे भी? ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है क्या? दो आइसोथर्मल कर्व्स कभी भी Yes. इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज वर्क, इसका स्लोप भी देखेंगे सबसे लास्ट में। तो आई थिंक तुम लोगों ने वर्क निकाल लिया होगा। वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT बाय V, और यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ nRT बाय V, और यह आ जाएगा dV, और जो भी चीज़ है कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन 1/v dV इसका इनिशियल से फाइनल तक जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। समझ में आया क्या? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, इसी रिलेशन को मैंने यूज किया। सो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। और ln को हम लोग लॉग में भी कन्वर्ट करते हैं, 2.303 होता है ना, तो वो सारी चीज़ तो Yes, sir. है ही अलग। ये वर्क निकल गया। डेल्टा यू बताओ कितना आएगा? डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो डेल्टा यू कितना होगा, 0। याद रखना डेल्टा यू क्या होगा, 0 आइसो थर्मल प्रोसेस में। W कितना होगा, W निकाल लिया। डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ W, क्योंकि nRT डेल्टा ln ए V 0, final by V initial. तो डेल्टा क्यू वर्क के बराबर हो जाएगा, विच विल बी nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये आ गया आंसर। बताओ इसमें C का वैल्यू क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी। Zero. डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है। क्या टेम्परेचर का कोई भी डिफरेंस है, नहीं है, तो डेल्टा टी कितना हो गया, 0। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट।
सी इज इनफाइनाइट, हाँ जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो तुमने कभी भी सीटी नहीं देखा होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे कि कोई भी मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उस मेल्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आई? मेल्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए सी टी हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिफाइन नहीं करते हैं। सिर्फ दो ही डिफाइन होता है ऑलवेज, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही दो ही डिफाइन होता है। नेक्स्ट है इसका स्लोप। एक स्पेशल आता है आइसोथर्मल का स्लोप। स्लोप क्या होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने कर्व देखा, पीवी कर्व, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व ऐसा है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये इसका स्लोप होगा। स्लोप कितना होगा, पीवी इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, तो डी पी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और इधर से आ जाएगा डी पी बाई डी वी is equals to minus of P by V. So this will be the slope. dP by dV is equals to minus of P by V. Slope. और इसमें एक और चीज भी एक्स्ट्रा होता है, that is bulk modulus. बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, B is equals to माइनस minus वी of डी पी बाई डी वी। V dP by dV, ये होता है फॉर्मूला। क्या हम लोगों ने ऊपर से dP by dV निकाल रखा है, बिल्कुल, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस ऑफ P डिवाइडेड बाई V, V भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा सिर्फ P। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V dP by dV विच इज इक्वल्स टू P। तो याद क्या रखना है कि बल्क मॉडुलस जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है वो P के बराबर होता है, प्रेशर के बराबर, जिसको हम लोग आगे कभी यूज करेंगे। ये कहाँ पे यूज हुआ था याद है, वो वेव में, साउंड वेव में। प्रेशर बी के हाँ। साउंड वेव में जब स्पीड निकालना था साउंड का, तो वहाँ पे यूज किया हाँ था बल्क मॉडुलस की जगह पे P। ठीक है, अभी और हमारे पास तीन प्रोसेस बचे हुए हैं, एक आइडियाबैटिक प्रोसेस बचा हुआ है, एक साइक्लिक प्रोसेस बचा हुआ और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बचा हुआ है। तो तीन प्रोसेस और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।